तो क्या मैक्सिमम एक सर्टेन एज है जिसमें बच्चे के दूध के दांत पूरे गिर जाएं तो वो बेस्ट है, नेचुरल? जो बच्चों के दांत आते हैं ना, छोटे बच्चों में 6 मंथ से स्टार्ट होके 2 ईयर्स से आ जाते हैं मिल्क टीथ सारे। ठीक है। और ठीक ये है, गिरना नॉर्मल। किस एज तक गिरना इनका गिरना ये लाजिम फिर है? 6 to 7 ईयर से स्टार्ट होते हैं और 12 to 13 ईयर्स तक ये चलता है सीक्वेंस। यानी कि 13 इयर्स तक आपके दूध के दांत पूरे गिर जाने चाहिए, ताकि हाँ, आपका गिरते जो रहते हैं और परमानेंट नए टीथ की आते रहते हैं। अलाइनमेंट है हाँ वो जी, फिर सेहतमंद और सेहत सेहतमंद रहती है। बेस्ट तरीके से आएगी। तो सर ये जो आपने परमानेंट टीथ की बात की है और दूध के दांतों की बात की है, ये जब हम बात करते हैं टूथ फेरी वाली, हम्म। इस मिथ को भी मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर शेयर करें। वो जो बच्चे जिनके दूध के दांत गिरते हैं, तो ये दूध के दांत जो गिरते हैं, इनका कोई मिथ, कोई टूथ फेरी या इस तरह का कोई नहीं, है? ये तो कोई देखिए ना, कहानियाँ बनी हुई, बच्चे क्या है? कहानियाँ ही बनी हुई ना, बच्चों को खुश करने के लिए पिलो के नीचे वो रख देते थे टूथ, तो वो उनके पेरेंट्स वहाँ पे पैसे रख देते हैं। तो आजकल तो बच्चे खुद बताते हैं कि आज मेरी टूथ फेरी आनी चाहिए, जैसे ही उनका गिरता है ना मिल्क टूथ। जी, जी। तो ये बताइए कि जो दूध के दांत गिरते हैं, इनका बाद में कोई इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं? नहीं, नहीं, ये तो आप वैसे ही उनको प्रिज़र्व कर सकते हैं बच्चों को और दिखाने के लिए। कुछ नो, लॉन्ग टर्म में कोई इनका इस्तेमाल नहीं, नहीं है? नहीं, किसी और भी। जो परमानेंट टीथ आप निकलवाते हैं या आपका गिर जाए या टूट जाए, तो आप उसका भी कोई इस्तेमाल कर सकते हैं या वो रीयूज़ हो सकता है या कहीं बिल्कुल भी इम्प्लांट हो सकता नहीं, है? नो। ना तो वो यूज़ हो सकता है, ना ही उसको किसी और काम के लिए लेके आ सकते हैं। ठीक है। अब सर मुझे ये बताएँ, हॉलीवुड स्माइल की बात करते हुँ। हैं। आजकल ट्रेंड है हॉलीवुड स्माइल का, इवन के सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं या जो इस तरह की प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं या कोई भी आम इंसान है, वो इस तरफ ज़रूर जा रहा है कि वो अपनी हॉलीवुड स्माइल ले, जिसके लिए वो पूरे का जो स्ट्रक्चर है दांतों का वो चेंज करवा रहा है और पता चलता है बाकायदगी से कि आपकी हॉलीवुड स्माइल है। क्या ये इफ़ेक्टिव है? क्या इससे कोई नुकसान है? नहीं, देखिए, अब इतनी ट्रीटमेंट्स निकल आई है ना कि हम जितना अपने आप को चाहे खूबसूरत कर सकते हैं, ठीक है? अब हॉलीवुड स्माइल क्या है? जिनके कलर ठीक नहीं है दाँतों का, या जिन्होंने सारा दिन कैमरे के सामने आना है, ग्लो चाहिए उनको, वो क्या करते हैं कि सामने वाले दाँत जो होते हैं ना, ऊपर वाले 6 और नीचे वाले 6, उन पे विनियर लगा देते हैं हम। विनियर इज़ लाइक जैसे आई में लेंस लगा देते हैं ना, उनका कलर चेंज हो जाता है, उनका स्ट्रक्चर बहुत प्यारा हो जाता है दाँतों जैसे कि का। एक प्लास्टिक का कोई कवर होता है, आप वो फिक्स कर देते हैं पहले 6। नहीं, सिरामिक का बना के ना उसके अपने टूथ के ऊपर उसको पेस्ट कर दिया जाता है। उससे ठीक है, एक तो उसका परमानेंटली। परमानेंटली फिक्स हो जाता है फिर वो। अगर कभी इन फ्यूचर उतर भी जाए तो वो दोबारा लग जाता है, ज़ाया नहीं और होता। आपके अंदर के जो दांत हैं उनको कोई उनको नुकसान कोई नहीं होता। नुकसान नहीं पहुँचता। ये तो एक तरीका हो गया ना जो विनियर्स। उसके बाद अगर आपके दाँत ज़्यादा ख़राब है तो फिर उनके ऊपर क्राउनिंग कर दी जाती है। आजकल बहुत लेटेस्ट जो क्राउन ज़िरकोनियम के, वो बिल्कुल ऐसे लगता है कि नेचुरल टूथ ही है, वो पता ही नहीं चलता कुछ उसके ऊपर लगा हुआ है कि नहीं। उससे फिर स्माइल को इम्प्रूव किया जा सकता है और उसमें कलर भी जो आप चाहें वो लग सकता है। जिनको वाइट चाहिए वो वाइट, तो जो ज़्यादा वाइट लगाते हैं फिर उसको कहते हैं हॉलीवुड स्माइल, ठीक ज़्यादा है। इस तरह से। जब किसी को दाँत में दर्द होती है तो घर में अक्सर टोटके इस्तेमाल किए जाते हैं कि उसने लौंग रख ली मुँह में या कोई इस तरह का एक्सपेरिमेंट कर लिया, जिससे दाँत के दर्द में कमी तो आती है, लेकिन क्या ये इफ़ेक्टिव है? इससे कोई नुकसान है या नहीं? इसका कोई नुकसान नहीं है और लोग क्या करते हैं, जब उनको इनिशियली पेन स्टार्ट होती है तो उसको सेल्फ मेडिकेशन करते रहते हैं, फिर उसके ऊपर लौंग रख लेते हैं। लौंग का वाकई जो ऑयल है उससे पेन ख़त्म हो जाती है। इवन कि हमारी बहुत सारी मेडिसिन में भी क्लोव ऑयल जो ऐड किया होता बल्कि अब तो टूथपेस्ट में भी आता है, है, टूथपेस्ट में भी डाला तो होता ये है। इफ़ेक्टिव है, हाँ जी, रेमेडी। इफ़ेक्टिव है शुरू में, लेकिन जब ज़्यादा स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा फिर ये काम नहीं करेगा। ठीक है। जैसे ही कैविटी नर्व के करीब चली जाएगी फिर ये इतना काम नहीं करेगा। शुरू में इनिशियली कैविटी बन गई, उसमें सेंसिटिविटी या पेन है तो उसमें काम करता है। तो सर ये बताएँ, जब हम बात करते हैं पेन किलर्स की, कहा जाता है कि पेन किलर्स दाँतों के लिए नहीं लेने चाहिए, वो नुकसानदेह होते हैं। इसमें पेन कितनी किलर इस हकीकत है? तरह से होता है ना कि जैसे ही पेन स्टार्ट होती है ना, तो लोग क्या करते हैं, सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं और वो पेन किलर्स खाते रहते हैं। जो तो जिनको अवेयरनेस है वो तो सीधे डेंटिस्ट के पास आ जाएंगे ना। बहुत सारे लोग सेल्फ मेडिकेशन करते रहते हैं। उससे क्या होता है, वो इतनी पेन किलर्स खा लेते हैं कि दांत के अलावा उनका किडनी में पेन स्टार्ट हो जाता है, कि वो सारा उसको किडनी की तरफ रिलेटेड कोई हो भी जाता पेन किलर यानी कि नहीं लेनी चाहिए या एक है। देखिए, सर्टेन? पेन किलर वक्ती तौर पे है ना, फिर उसको काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल नहीं करना तो चाहिए। उसका क्या असल रेमेडी क्या है? असल रेमेडी तो उसकी ट्रीटमेंट है ना। ठीक डेंटल है। जब तक ट्रीट नहीं किया इवन कि जाएगा। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी आप पेन किलर ना लें? ड्यूरिंग ट्रीटमेंट तो आपको थोड़े टाइम के लिए चाहिए ना, जब आपकी कोई सर्जरी हुई है या कोई ऑपरेट हुआ है, ठीक है, लॉन्ग टर्म तो नहीं लेनी लॉन्ग चाहिए। टर्म नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। तो सर ये बताएँ, जब हम दाँतों की बात करते हैं, डेंटल पर्ल्स होते हैं अक्सर। हम्म, ये हर किसी में डेंटल पर्ल्स नहीं पाए जाते, हम्म, जो कि आपकी ज़ुबान के नीचे 2 पर्ल्स की तरह, हम्म। उनका कोई काम भी है ज़िंदगी में या बस वैसे ही एक ब्यूटी नहीं, के वो लिए डेंटल पर्ल्स वैसे हैं? ही ब्यूटी के लिए है। जिस तरह आप स्पेशलाइज़्ड कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन हैं, सर्टिफ़ाइड हैं। अक्सर देखा गया है कि जगह-जगह डेंटल सर्जन्स ने दुकानें खोली हुई हैं, क्लिनिक्स खोले हुए हैं और वो खुद से इलाज कर रही हैं।
उनमें कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, उन पे कितना यकीन करना चाहिए, या हर किसी ने जो कोनों पे एक डेंटिस्ट की क्लिनिक खोला हुआ है 1 या 2 दुकानों के अंदर, और वो खुद से जो टूल्स इस्तेमाल करना शुरू कर देते, खुद से वो लोग जो कहना शुरू कर देते, मशवरा देना शुरू कर देते, दांत निकाल लें या ब्रेसेस लगा लें या अब इसका ये कर लें इलाज। क्या हमें इन चीज़ों पे बिलीव करना चाहिए, या हम किस डॉक्टर के पास जाएँ? कैसे पता चलेगा कि वो जो डेंटिस्ट है वो वाक़ई जेन्युइन है? इसमें 2 क्वेश्चन आपने मिक्स कर दिए। जो पहले क्वेश्चन का तो मैं आपको आंसर दे देता हूँ ना, जो आपका पहला क्वेश्चन था ना एक तो कि टूल्स का कैसे इस्तेमाल है ना पहले इसमें। डॉक्टर के बारे हाँ में जी। बता देते हैं ना। देखिए, एक तो जो कोई भी पढ़ा लिखा इंसान है ना, जब वो डॉक्टर के पास जाएगा ना, तो उसकी उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाएगा कि ये डॉक्टर है कि नहीं। उससे भी फिर आसान कि जब वो आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देंगे ना, तो उसके साथ उसकी डिग्री भी लिखी होगी। अक्सर तो वो डिग्रियाँ भी जाली होती है ना। नहीं, आप देखिए ना, कुछ अब लोगों ने कम होता डिस्प्ले है। की होती है अपने नहीं क्लिनिक्स में, उनकी डिग्रियाँ भी जाली होती हैं। नहीं, बहुत कम, मैंने ऐसे कभी नहीं वैसे देखा। सर जो मैं तो आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको कि यकीन करें, आप डिग्रियाँ भी जाली होती हैं डॉक्टर्स की, उनको ये नहीं पता कि टूल्स का इस्तेमाल करने और जंग लगे हुए आलूदा टूल्स अब लेकर वो हाँ मार्केट के जी, बीच में पहले बैठे हुए होते पहले हैं। क्वेश्चन की तरफ आके फिर मैं दूसरे का भी बताता हूँ। अब इसमें ऐसे है कि जैसे हम उसको, हमारा जो काम है ना, इट्स मोर आर्ट एंड स्किल लेस साइंस ना। साइंस भी है लेकिन इसमें आर्ट भी काफ़ी है। तो बहुत सारे लोग जो हमारे साथ असिस्ट कर रहे होते हैं ना, उनको ऐसे लगता है कि ये हम भी कर सकते हैं। तो इवन इन बिग सिटीज़ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर नहीं होते, तो वो ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? वो ये अपने साथ किसी डॉक्टर को रख लेते हैं, उसका नेम यूज़ करके काम वो खुद करते रहते हैं। एक तो ये हो गया, वो लेकिन तो पता आपको कैसे चलेगा? यही तो सारी बात है। नहीं पता तो चल बॉडी जाएगा ना। अभी लैंग्वेज से मैंने कैसे पता नहीं, चलता है कि कोई जेन्युइन है या नहीं? मुझे 20 इयर्स हो गया करते हुए प्रैक्टिस। मुझे आज तक कभी किसी ने नहीं पूछा कि आप डॉक्टर हैं कि नहीं नहीं हैं। सर, आपकी बात नहीं उनको कर रही मैं जी। आपसे, बल्कि ये मशवरा भी लेना चाहूँगी कि आप नाज़रीन को ज़रूर बताएँ। हुँ। हर जगह पे तो डॉक्टर्स नहीं बैठे हुए, लेकिन हर जगह पे इस तरह के क्लिनिक ज़रूर खुले हुए हैं जो कि उल्टे-पुल्टे इलाज कर देते हैं दाँतों के, किसी भी पेशेंट का, और वो डॉक्टर्स अक्सर जेन्युइन नहीं होते। तो कैसे मालूम हो, या आपका क्या तरीका है, क्राइटेरिया है जो हम रखें अपने ज़हन में, किसी को पूछने से पहले या इलाज करने से पहले कुछ चीज़ें ऐसी बताएँ हुँ। कि पेशेंट को खुद भी मालूम हो कि अगर डॉक्टर सजेस्ट करे तो उसको वेरीफ़ाई करे खुद से भी, अपनी अक्ल इस्तेमाल करे ऑन द स्पॉट? नहीं, अभी अभी फिर हमारे 2 क्वेश्चन बन गए हैं कि एक तो ट्रीटमेंट अगर जो डॉक्टर बता रहा है हम उसको वेरीफ़ाई करें। कैसे पता चलेगा? पहले इतनी तो मैं इन्फॉर्मेशन आपको कैसे रखे डॉक्टर एक का बता इंसान? देता हूँ ना। एक तो डॉक्टर का आप जब प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे ना, उसके साथ उसकी डिग्रीज़ लिखी होंगी, ठीक है? उसको फिर आप नेट में या पीएमडीसी की साइट पे डाल के भी चेक कर सकते हैं ठीक है। कि ये डॉक्टर जेन्युइन है या नहीं। लेकिन उसमें फिर हमारी कंट्री में वही आ गया कि आप जो ऐसे बता रही थी किसी और का नाम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? अब जब ट्रीटमेंट आपको कोई बता रहा है ना, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। एक तो आपने उस जगह पे जाना है जहाँ पे प्रॉपर स्टेरिलाइज़ेशन है। सबसे ज़्यादा जो हमारे मुल्क में 95% जगहों पे स्टेरिलाइज़ेशन नहीं है। सिर्फ बिल्कुल। 5% क्लिनिक ऐसे हैं जहाँ उसी पे वक़्त रीयूज़ हो रहे होते हैं टूल्स। हाँ, प्रॉपर स्टेरिलाइज़ेशन है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता। सिर्फ़ आपको एक मशीन चाहिए जो 4 से 5 लाख रुपए की है, और वो कई साल उसने चलना है। और वो इंस्ट्रूमेंट को ऐसे, उसको ऑटोक्लेव कहते हैं, जो डिजिटल का मैं आपको बता रहा हूँ। और वो वाक़ई सही तरीके से वो इस तरह स्टेरिलाइज़ करती है। स्टेरिलाइज़ेशन कर देगी जैसे आप किसी भी तरीके की सर्जरी उससे कर सकते हैं, और ठीक। उसमें कोई नहीं। और अगर ये मैंने आपको बताया जो बड़ी लेटेस्ट है, तो अगर जो जैसे पहले थे उसमें कुछ गैस के साथ अवेलेबल भी होती हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सरमाया नहीं है, तो 20 टू 30,000 में भी आप स्टेरिलाइज़ेशन पेशेंट्स को बैक्टीरिया और वायरस फ्री डेंटिस्ट्री दे सकते हैं। तो स्टेरिलाइज़ेशन ज़रूर करनी चाहिए। आपने हमेशा उस जगह पे जाना है जहाँ पे स्टेरिलाइज्ड प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए, डब्ल्यूएचओ रिकमेंडेड जो स्टेरिलाइजेशन है। ठीक हो गया। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो बहुत थैंक यू। सारी चीज़ें जो देख के हमें पता चल जाता है ठीक। कि ये ठीक हो रही हैं कि नहीं। अच्छा, वो एक थोड़ी सी चीज़ रह गई थी, फिर आपने किया था कि ट्रीटमेंट का कैसे पता चलेगा। अभी ये आपका पता चलता है ट्रेनिंग से। जितने भी देखें जेन्युइन पढ़े लिखे लोग हैं ना, डॉक्टर या जिनकी ट्रेनिंग बाहर से है, वो कभी भी गलत ट्रीटमेंट नहीं आपको बताएंगे। लेकिन देखिए ना, अब आपने ये बात कर ये ली मैं बाहर से ट्रेनिंग। अब देखिए, मैं हम आपको यहाँ के थोड़ी-सी यानी कि बात किसी आपको भी काट रहा हूँ। जैसे मेरी स्पेशलाइज़ेशन जर्मनी से है। हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि अगर हमें कोई लाखों रुपया भी दे रहा है ना, उसकी कैविटी नहीं है, तो मैं कभी भी उसको फिल नहीं करूँगा ठीक है। कि इसकी फिलिंग कर दो। ये या मेरे यही पास बात है अगर ना। कोई पेशेंट आता है, हाँ जी, क्योंकि उसकी स्केलिंग नहीं होने वाली, तो वो मुझे कहता है स्केलिंग कर दे। मैं उसको बताऊँगा कि आपको स्केलिंग नहीं चाहिए। लेकिन सर तो आप जैसे हमारे, डॉक्टर्स मैं बहुत कम है देखता हूँ ना। कि हमारी कंट्री में जो पढ़े लिखे डॉक्टर भी हैं, वो 1 के 4 काम बना देते हैं। बिल्कुल। लेकिन इसके जवाब उन्होंने खुद देने हैं आगे जहाँ जाके। दाँत नहीं निकलना है वहाँ पे दाँत निकाल देते हैं, ये बात हो रही नहीं, है। दान निकालते कम है, ज़बरदस्ती लगा का ज़्यादा देते हैं। ज़बरदस्ती की सर्जरी नहीं होती, हाँ, वो कर लगा देते ज़्यादा हैं। देते हैं क्योंकि लगाने में ज़्यादा अमाउंट आती है, निकालने में इतने नहीं आती। लेकिन अब आप ये हाँ। बताएँ कि हर डॉक्टर ने
बाहर से तो स्पेशलाइजेशन नहीं की होगी ना आपकी नहीं, तरह, यहाँ लेकिन वो से डॉक्टर तो जिन्होंने ज़रूर की होगा, होगी यानी कि तो हम उन पे लेकिन यकीन ना ये करें। नहीं यकीन करें तो ये तो उनको फिर डॉक्टर्स को भी चाहिए ना कि एक एथिकल प्रैक्टिस करें। ज़रूर, ये हाँ, रिक्वेस्ट तो डॉक्टर से ये भी तो है कि वो हर एक से एथिकली रिक्वेस्ट है जेन्युइन ना, तरीके से। एक तो स्टेरलाइजेशन का और एक एथिकल प्रैक्टिस करें। ये तो देखिए ना, इसी तरह हमारी कंट्री तरक्की करेगी कि जब ज़रूर। सारे लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करेंगे।